मैं रोशन कुमावत आपके पूजा पीजी महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम आपके राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। विचारक यानी विचार, जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं उन विचारों को राजनीतिज्ञों ने लिपिबद्ध किया और उसी के हिसाब से उन्होंने राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनको हमें बताया है। अब पाश्चात्य हैं यानी कि जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन विचारकों के नाम बता देती हूँ, कौन कौन से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, सबसे पहले हैं प्लेटो, फिर हैं अरस्तु, फिर हैं एक्विनास। ये तीनों राजनीतिक विचारक हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपके सेकेंड यूनिट में है मैकियावेली, फिर हैं हॉब्स, लोक और रूसो। ये चारों विचारक आपके सेकेंड यूनिट में हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं मील, बेंथम, फिर हैं कार्ल मार्क्स, और लास्ट विचारक हैं आपके लॉस्की। ये चारों विचारक आएंगे आपके थर्ड यूनिट में। ये हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिन्हें कि हमें इस फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ना है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेटो, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया है। कौन कौन से विचार दिए हैं प्लेटो ने, क्या कहा है, राजनीति से संबंधित या राज्य से संबंधित इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लोज। वास्तविक नाम प्लेटो का था अरिस्तोक्लोज। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का नाम था, गुरु थे प्लेटो के सुकरात। और प्लेटो किसके गुरु थे? प्लेटो गुरु थे अरस्तु के। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के। ठीक है। अब इसके बाद आती है कि प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इन्होंने सिद्धांत दिए, वो हम किन रचनाओं में, किन पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो प्लेटो की सबसे प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक। प्लेटो की सबसे प्रमुख रचना रिपब्लिक है, जो कि हमें अब जितने भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो प्लेटो ने दिए हैं रिपब्लिक के अंतर्गत। इसके बाद अन्य रचनाओं में आती हैं लोज, स्टेटसमैन, सबसे प्रमुख रचना रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने कई विचार दिए, कई सिद्धांत दिए, लेकिन आगे जाकर प्लेटो को खुद ये लगा कि उसने जो सिद्धांत दिए हैं, जो अवधारणाएं दी हैं, जो विचार उसने जो प्रकट किए हैं, वो वास्तविकता में संभव नहीं है। जब प्लेटो को खुद लगा कि वो सिद्धांत वास्तविकता में अमल में नहीं लाए जा सकते हैं, तो प्लेटो ने रिपब्लिक का परिवर्तित रूप यानी अपने विचारों में जो परिवर्तन किया वो किस रचना में लिखा? लोज में।
यानी कि प्लेटो के परिवर्तित विचारों का जो संग्रहण है वो हमें कहाँ मिलता है, लोज के अंतर्गत। अब हम जो प्लेटो के विचार पढ़ेंगे वो किससे संबंधित पढ़ेंगे, रिपब्लिक से संबंधित। रिपब्लिक में प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं वो आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि प्लेटो को क्यों लगा कि किसी भी समाज में या लोगों को रहने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है। क्यों ज़रूरत पड़ी राज्य की या कोई भी सिद्धांत देने की। तो सबसे पहली बात आती है, जब तक मनुष्य के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है वो कोई भी कार्य या समाज में ठीक प्रकार से नहीं रह पाता। तो प्लेटो के समय में भी कोई राज्य नहीं था, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। तो इसीलिए प्लेटो को लगा कि मनुष्य को ठीक प्रकार से रखने के लिए या नियम कानूनों को लागू करने के लिए किसी भी एक राज्य का होना जरूरी है। तो समाज में जो अराजकता फैली हुई थी तो उसको दूर करने के लिए प्लेटो को राज्य का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। राज्य का निर्माण कैसे हुआ, तो प्लेटो ने ये कहा कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही स्वरूप है। सूक्ष्म रूप में अगर हम देखते हैं, एकल रूप में अगर हम देखते हैं तो इन व्यक्तियों के मिलने से ही किसी भी एक राज्य का निर्माण हो सकता है। प्लेटो कहता है व्यक्ति में कई गुण होते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति में 3 गुण संयमित रूप से यानी संतुलित रूप से हो तो वो व्यक्ति किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है या फिर वो व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य कहलाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से गुण हैं उसमें, एक व्यक्ति में विवेक होना चाहिए। विवेक यानी कोई भी कार्य सोच समझकर करे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कई बार अचानक से कई घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में अगर व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है तो उस व्यक्ति को हम विवेकशील व्यक्ति कहते हैं। दूसरा जो गुण होता है उसमें होना चाहिए उत्साह। किसी भी व्यक्ति में ये उत्साह होना चाहिए काम करने के लिए। मान लीजिए अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों में कोई उत्साह नहीं है, चल रही होंगी तो हमें क्या मतलब है, या आप लोगों को कोई मैसेज भेज दिया ठीक है देख लेंगे बाद में, नहीं। किसी भी व्यक्ति में किसी भी काम को करने के लिए उत्साह का होना जरूरी है। अगर उसमें उत्साह नहीं है तो वो कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो भी उत्साह नहीं होने के कारण वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाएगा। तीसरा जो गुण होता है वो होता है संपत्ति प्रेम। ये सभी में है, सभी में होता है संपत्ति प्रेम, लेकिन प्लेटो ये कहता है कि संपत्ति प्रेम भी संतुलित रूप में ही हो तो ही वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति कहलाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि इतनी संपत्ति होनी, खूब संपत्ति है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, नहीं, एक संतुष्ट व्यक्ति होना चाहिए। तो प्लेटो ये बोलता है कि जब एक व्यक्ति में ये तीनों गुण संतुलित रूप में होते हैं तो वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्तियों के मिलने से ही एक राज्य का निर्माण होता है। अब प्लेटो ने व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप बता दिया, किसे, राज्य को। तो राज्य में भी ये तीनों ही गुण होंगे, विवेक भी होगा, उत्साह भी होगा और संपत्ति प्रेम भी होगा। प्लेटो ने इन तीनों गुणों के आधार पर एक राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने। इन तीनों वर्गों में ये तीनों गुण होंगे। कौन कौन से वर्ग बताए हैं? पहला वर्ग है दार्शनिक वर्ग, जिसमें कौन सा गुण होगा ज़्यादा? विवेक होगा। दूसरा वर्ग कौन सा वर्ग है? दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग।
इस वर्ग में किस गुण की मात्रा ज़्यादा होगी? इनमें उत्साह ज़्यादा होगा। तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। और इस वर्ग में किस गुण की मात्रा ज़्यादा होगी? इसमें होगी संपत्ति प्रेम। अब प्लेटो ये बोलता है कि जब किसी राज्य में इन तीनों वर्गों का संतुलित रूप होता है तो एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, प्रमुख उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और इस आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने इन तीन वर्गों का निर्माण किया। अब बात आती है कि गुण बता दिए, ठीक है, लेकिन इन तीनों वर्गों का निर्माण हुआ क्यों? ज़रूरत क्यों हुई इन तीनों वर्गों के निर्माण करने की? तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है उत्पादक वर्ग की। उत्पादक से ही समझ में आता है जो व्यक्ति रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति करता है, उसे कहते हैं उत्पादक वर्ग। अब इस उत्पादक वर्ग का जन्म कैसे हुआ? जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है, वैसे वैसे मनुष्य, एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए मैं किसान हूँ तो मैं खेती करती हूँ, दूसरा व्यक्ति कपड़े का उत्पादन करता है तो मैं उसे गेहूँ दे सकती हूँ और उससे मैं कपड़ा ले सकती हूँ, यानी आदान प्रदान होगा, ठीक है। अब उस आदान प्रदान से ही उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। इस उत्पादक वर्ग के अंतर्गत दो अन्य सिद्धांतों का भी जन्म होता है, जैसे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत दो सिद्धांतों का जन्म होता है, कार्य विशिष्टीकरण और दूसरा श्रम विभाजन का सिद्धांत। क्या होता है कार्य विशिष्टीकरण? किसे कहते हैं कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत? जब एक व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है, जैसे कि मेरा पढ़ाने का काम है तो मैं जब उसे बार बार करूं, या किसी का सिलाई करने का काम है, जब वो सिलाई बार बार करती है तो उसके अंतर्गत उसे एक विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराएगा तो उसे पॉसिबल है कि उसे उस कार्य में दक्षता प्राप्त हो जाएगी, तो उसी सिद्धांत को कहते हैं कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। कैसे? मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है, किसान का काम है खेती करने का, हो गया कार्य का श्रम का विभाजन। मेरा काम है पढ़ाना, किसान का काम है खेती करना। हम दोनों अपने अपने कार्यों को करें, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँ भी और खेती भी करूँ। तो प्लेटो ये बोलता है कि जिस व्यक्ति का जो कार्य है, तीन वर्ग बताए प्लेटो ने, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, और इन्हीं वर्गों के इनके गुणों के अनुसार ही, इनके गुणों के आधार पर ही अलग अलग कार्य बताए हैं। तो प्लेटो ये बोलता है कि तीनों को अलग अलग कार्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग का भी काम करे, दार्शनिक वर्ग का भी काम करे। तो प्लेटो ने ये कहा कि जो अलग अलग वर्ग हैं अपने अपने वर्गों से संबंधित कार्यों को करें, दूसरों वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रम विभाजन का सिद्धांत। यहाँ पर ये उत्पादक वर्ग का जन्म हो गया, क्योंकि सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता होती है और इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इन अलग अलग प्रकार के कार्यों से ही इस उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। अब बात आती है सैनिक वर्ग की, कि सैनिक वर्ग का जन्म कैसे हुआ। उत्पादक वर्ग अपना काम कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है सभी की, लेकिन केवल पेट भरने से ही काम नहीं चलता है। काफ़ी लोगों के रहने के लिए भी एक लंबा चौड़ा भूक्षेत्र चाहिए होता है।
व्यक्ति मनोरंजन भी करना चाहता है, एक राजा ये भी चाहता है कि उसका जो क्षेत्र है, उसका जो राज्य है, उसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। और राज्य के फैलाव के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सैनिक वर्ग की। सैनिक क्या करेगा? सैनिक युद्ध करेगा और किसी भी राज्य के लिए अधिक से अधिक भूमि का अर्जन करेगा। और उसी के अनुसार उसमें गुण भी बताया है। कौन सा? उत्साह। जो व्यक्ति है जब उसमें उत्साह होगा तो ही वो युद्ध क्षेत्र में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। तो जब व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि का अर्जन कर लेगा तो उसी के हिसाब से एक दार्शनिक राजा का भी होना जरूरी है। जब एक राजा सोच समझकर विवेक के द्वारा अपनी प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लेता है तो उसे कहते हैं दार्शनिक राजा। जिस व्यक्ति में विवेक की मात्रा अधिक होगी वो ही कहलाएगा कौन सा वर्ग या कौन सा राजा? दार्शनिक राजा। जब इन तीनों वर्गों का निर्माण हो जाता है और ये तीनों वर्ग अपने अपने राज्य में जो कार्य दिए गए हैं उनके अनुसार कार्य करता है तो एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। अब ये तीनों वर्ग हो गए, तीनों वर्गों का जन्म हो गया है, ठीक है। तीनों गुण बता दिए हैं। हम बात कर रहे हैं आदर्श राज्य। तो प्लेटो ने जो रिपब्लिक की रचना की वो की ही इसलिए कि वो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। अब इस आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो ने किसे आधारशिला माना और किसे आधार स्तंभ माना है? तो हम बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ। आधारशिला, सबसे पहले आधारशिला किसे कहते हैं? क्या होती है आधारशिला? जिसे कि हम बोलचाल के लैंग्वेज में नींव कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही एक जो हमारा मकान होता है या जो स्तंभ होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आधारशिला किसे कहा है? न्याय को, न्याय व्यवस्था या न्याय का सिद्धांत दिया है इसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात होती है कि आधारशिला तो बता दिया न्याय को, आधार स्तंभ, आधार स्तंभ किसे बताए हैं? तो प्लेटो ने 2 आधार स्तंभ बताए हैं किसी भी आदर्श राज्य के निर्माण के लिए। वो आधार स्तंभ हैं शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा और साम्यवाद, इनके आधार पर प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करता है। अब हम सबसे पहले आदर्श राज्य का निर्माण हो चुका है, ठीक है। इसके आदर्श राज्य के आधारशिला के रूप में प्लेटो ने क्या बताया? न्याय की व्यवस्था को। अब है क्या ये न्याय? हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो की न्याय की व्यवस्था या प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। क्या है ये न्याय का सिद्धांत? किसे कहते हैं? न्याय। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्याय किसे कहते हैं तो हम बोलचाल की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी का भी अहित ना करना न्याय हो सकता है। किसी के साथ भी हम जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए तो हम उसे न्याय कह सकते हैं? नहीं, प्लेटो के अनुसार न्याय वो नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताए थे कि प्लेटो ने कितने वर्ग बताए हैं? 3 वर्ग बताए हैं और उसी के हिसाब से प्लेटो ने
3 वर्गों में अलग अलग गुण भी बताए हैं। तो इन 3 वर्गों के आधार पर ही प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था भी दी है। 3 वर्ग जो कि अभी अभी मैंने बताए हैं आपको, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा कौन सा था? उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय है जब ये तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कार्य करेंगे तो ही न्याय की स्थापना होगी। जब तीनों वर्ग अपने अपने गुणों के हिसाब से जो कार्य उन्हें राज्य के द्वारा दिए गए हैं उनको करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उसे हम न्याय कहते हैं। आधुनिक भाषा में हम न्याय नहीं ले रहे हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि न्याय किसे, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो कितनी ही बार लिख दिया जाता है कि किसी का अहित ना करना न्याय है। जो व्यक्ति जैसी उसकी क्षमता हो उसके अनुसार कार्य करे तो उसे हम न्याय कहते हैं। नहीं, प्लेटो के अनुसार वो न्याय नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं और तीनों वर्गों के अलग अलग गुण बताए हैं। गुणों के हिसाब से उन्होंने तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य भी बताए हैं। इन तीनों गुणों के हिसाब से तीनों वर्गों को अपने अपने क्षेत्र के कार्य करने होंगे। इन कार्यों को करने से ही किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना होगी। इसे ही प्लेटो न्याय कहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, आप बता सकते हैं? क्या बताया मैंने अभी कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए न्याय को क्या कहा? आधारशिला। आधारशिला क्या है? न्याय। और न्याय में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को, जो भी आप लोगों को बताया है, वो सारी विशेषताएं इसकी न्याय की ही हैं। जैसे कि किसी भी राज्य में, किसी भी न्याय के लिए प्लेटो आदर्श राज्य में कितने वर्ग बताता है? 3 वर्गों का निर्माण करता है। प्लेटो किसी भी आदर्श राज्य के निर्माण के लिए 3 वर्गों का निर्माण करता है और उसी के आधार पर प्लेटो कार्यों का विभाजन भी करता है। कौन सा सिद्धांत दिया? कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया। और एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो ने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। कार्य विशिष्टीकरण यानी कार्यों में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा के निर्माण की बात करता है। दार्शनिक राजा का निर्माण करता है। प्लेटो ये कहता है कि एक दार्शनिक राजा के होने से ही किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। फिर इसके बाद एक सिद्धांत दिया, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। क्या बोलता है प्लेटो इसमें? प्लेटो कहता है कि जो कार्य उसके गुणों के हिसाब, जो कार्य तीनों वर्गों को या जो वर्ग हैं उनको उनके गुणों के हिसाब से दिया गया है, उसमें किसी दूसरे वर्ग को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया,
नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? नैतिकता क्या होती है? नैतिकता नैतिकता जिसमें कि व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने आप से ही निर्णय लेता है, अपने आप से विचार करता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या सही नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नैतिकता। तो प्लेटो ने जब अलग अलग कार्य दिए अलग अलग वर्गों को, तो उसने किसी पर भी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, कोई व्यवस्था नहीं दी है कि किसी पर कोई दंड की व्यवस्था हो। ठीक है, प्लेटो ने ये कहा कि मनुष्य अपनी नैतिकता के आधार पर इन अलग अलग सिद्धांतों को या इन वर्ग विभाजन के आधार पर जो कार्य दिए गए हैं उनको वो करे। नैतिकता यानी खुद के आधार पर वो निर्णय ले कि उसे क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं नैतिकता। जब व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से स्वयं से किसी कार्य को सही गलत का निर्णय ले सकता है, ले लेता है, तो उसे कहते हैं नैतिकता। और इसी के आधार पर प्लेटो, इस न्याय व्यवस्था के आधार पर ही प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। इस न्याय व्यवस्था के आधार पर ही प्लेटो लास्ट में जाकर एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है और कहता है कि आदर्श राज्य में किसी का भी अहित नहीं होगा, सभी व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से अलग अलग कार्य करेंगे। ये हो गए हैं हमारी आधारशिला, जिसे प्लेटो कहता है न्याय। आधारशिला यानी न्याय, जिसके आधार पर प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। क्या आप इसकी आलोचनाएं कर सकते हैं? कमियां निकाल सकते हैं? क्या कमियां हो सकती हैं एक न्याय की व्यवस्था में जो कि प्लेटो बता रहा है? कर लेते हैं, क्योंकि है ना फिर टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा मेरा।